आगे चलते हैं, हम बात करते हैं DRV की। अब जो कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। देखो, हाँ, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स ही हैं, वरना आगे जाके S2 के अंदर तुम लोग कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स भी पढ़ोगे। फ़िलहाल तो सिर्फ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की बात करेंगे। डिस्क्रीट तुम लोगों को पता है, जो कि होल नंबर्स की बात करता है। अब देखो, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशंस आती हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे पास 3 टाइप की हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, और हमारे पास जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ोगे ना, वो एक और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी फ़िलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो देखो, ये इसकी कहानी है क्या यार। वही एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक बैग रखा हुआ है जिसमें हमने कुछ डिफरेंट मार्बल्स डाली हुई हैं। ये लो, अलग अलग मार्बल्स बना लेते हैं। चलो, ये लो। अब ज़रा इनको पहले गिन लो कि ये टोटल हैं कितनी। हमारे पास इसमें 1 2 3 4 5 6 ब्लू हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 रेड हैं, और हमारे पास 5 ऑरेंज है। तो ये इन टोटल बनती हैं हमारे पास 16। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि यार, हम लोगों ने इसमें से 3 टोटल मार्बल पिक्स करनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब कि जब मैं एक चूज़ कर लूँगा तो मैं उसको वापस बैग में नहीं डालूँगा, जिससे होगा ये कि मेरा टोटल नंबर ऑफ़ मार्बल्स चेंज होते रहेंगे, जिसकी वजह से बार बार प्रोबेबिलिटीज़ में चेंज आएगा। अब ज़रा अगर हम अभी सिर्फ बात करें ब्लू के केस में, तो यार ब्लू के साथ क्या होगा। तो यार ज़रा सोच के बताओ, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें। यार चांसेस हैं कि मैं मार्बल्स निकालूं 3 और तीनों के तीनों ब्लू निकलें। चांसेस हैं कि उसमें से सिर्फ 2 ब्लू निकलें। चांसेस हैं कि सिर्फ एक ब्लू निकले, और चांसेस हैं कि उसमें से कोई भी ब्लू ना निकले। पॉसिबिलिटी तो है ना। तो इन आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज़ को अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना, और उन प्रोबेबिलिटीज़ को मैं कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे लिख दूँ साथ साथ कि कितनी आती है। जैसे अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ, पहले तो तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो एक भी ब्लू ना होने के चांसेस हमारे पास हो जाएंगे 3/14। एक ब्लू होने के चांसेस होंगे हमारे पास, सॉरी 3 ब्लू की बात कर रहा हूँ मैं। ये आ जाएगा मेरे पास 1/28। और बाकी 2 भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी उस पर नहीं आता है, वो तो लंबी खौरी हो जाएगी। फ़िलहाल यहाँ तक बात रखो। अगर फ़र्ज़ करो कि ये भी आता है मेरे पास, कह लो 27/64 कह लो, और यहाँ मेरे पास वैल्यू भी फ़र्ज़ कर लो क्या आती है 1/28 कह लो। तो ये जो मेरे पास अभी टेबल बना है ना, इस टेबल को हम नाम देते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जो मैं ऊपर काफ़ी टाइम से जो ना बार बार बोलते आ रहा था, वो ये चीज़ है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन DRV की का एक हिस्सा है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ज़रा ये देख लेते हैं एक बार। हमने ये बात कर ली कि DRV जो है उसके 3 एरियाज़ हैं अलग अलग: प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इन सबको हम बारी बारी कवर करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अब देखो होगा क्या। यहाँ जो हम बात कर रहे थे ना कि ये ब्लू के केस में, हम लोग अब इसको पढ़ते हुए हम इसको नाम दे देंगे। हम बोलेंगे यार, ये ब्लू की बात तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम ब्लू को सिंबल असाइन कर देंगे X,
अब जब भी एक्स बोलूँगा मतलब ब्लू की बात हो रही है, सही है। ऐसे सिंबल असाइन कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो भी आउटकम ब्लू के फेवर में यानी कि एक्स के फेवर में है ना, उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे, और बाकी जितने आउटकम जो कि ब्लू के फेवर में नहीं है यानी कि जो एक्स के फेवर में नहीं है, उनको हम नॉट एक्स कहेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा ब्लू तो एक्स बन गया, लेकिन ऑरेंज और रेड ये दोनों मिलके नॉट एक्स बन जाते हैं। तो यानी कि जो कुछ ब्लू है वो एक्स है, जो कुछ ब्लू नहीं है वो नॉट एक्स हो जाता है। ये हमने सिर्फ क्यों किया, क्योंकि हम लोग जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं ना, वो करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसी भी एक चीज़ के पर्सपेक्टिव से। तो जिसके पर्सपेक्टिव से हो रही होती है उसको हम लोग एक्स नाम दे देते हैं, बाकी सब इररेलेवेंट हो जाता है, एक जैसा हो जाता है, तो उसको हम लोग नॉट एक्स कह देते हैं। ठीक है, अब ज़रा आओ एक ज़रा सवाल देखो। कहता है कि अ डाइस इज़ थ्रोन 3 टाइम्स, लेट द DRV(x) बी द नंबर ऑफ टाइम्स 6 इज़ शोन। तो अब ज़रा बताओ इसमें x क्या चीज़ है। x है भाई कि 6 कितनी बार आया, ऐसा ही है। कितनी बार फेंका गया, 3 बार फेंका गया। सोचो तुम डाइस फेंक रहे हो, डाइस पे तुम्हारे पास कितने ऑप्शन थे, सैम्पल स्पेस अगर तुम सोचो 1 2 3 4 5 6, इसमें से x को सेटिस्फाई कितना कर रहे हैं, सिर्फ एक ही कर रहा है, क्योंकि 6 पे आना है x। तो नॉट x कितना हो रहा है भाई, नॉट x बाकी सारे हो रहे हैं यानी कि 5, तो ये 5/6 आ गई। मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल ली x की और प्रोबेबिलिटी निकाल ली नॉट x की। इस सवाल में, इस केस में बार बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने से प्रोबेबिलिटीज़ चेंज नहीं होंगी। जैसे पिछले वाले में अगर हम एक रिमूव कर रहे थे तो उससे दूसरे वाले की वैल्यूज़ चेंज हो रही थी। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट था, ये विद रिप्लेसमेंट एक तरीके से तो कह सकते हो, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं पड़ेगा पहली पिक से दूसरी वाली पे। तुमने दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ निकाल ली, अब जरा देखो होगा क्या। 3 बार पिक करने में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारे पास एक बार भी x ना आए, एक बार x आ जाए, 2 बार x आ जाए, या 3 बार x आ जाए। तो इसको हम लोग एज अ टेबल शो करेंगे ना, तो वो कुछ ऐसे शो करेंगे। मैं इसको टॉप हाफ पे नाम दे दूँगा कि यार ये x जो है ना वैल्यू 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं। कितने ऑप्शन थे हमारे पास, 0 टाइम्स आ रहा हो, 1 टाइम आ रहा हो, 2 टाइम्स आ रहा हो, और 3 टाइम्स आ रहा हो। अब हमें सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बारी बारी। पहले चेक कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी अगर x मेरा 0 हो, कि एक बार भी ना आ रहा हो, तो क्या होगा केस। तो यार मेरे पास इसका मतलब है कि सिंपल कि तीनों बार मेरे पास नॉट x आया होगा, है ना। हमने प्रोबेबिलिटी जो ऊपर निकाल ली उसी को हमने यूज़ कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करो इसको, ये बनता है मेरे पास 125/216। ठीक है, आओ अगला देखते हैं। अब सबसे आसान 0 और 3 निकालना होता है, क्योंकि उसमें आपने एज इट इज़ वैल्यूज़ को पुट करना होता है। देखो कैसे, प्रोबेबिलिटी जब मेरे पास 3 बार x आ रहा हो, 3 बार x अकर करे, तो तीनों बार 1/6 1/6 1/6 आएगा, क्योंकि 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6 थी। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इससे मुझे वैल्यू मिलेगी 1/216। अब इनको यहाँ लिख लेते हैं। और ये 1/216 आया था। अब मुझे बाकी दो निकालनी है, तो ज़रा मैं निकाल लेता हूँ x अगर मेरे पास 2 आ रहा हो तो क्या होगा। ये देखो 2 बार x अकर करने के चांसेस जो है ना, ज़रा समझना कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। यार ये मैं बात करता हूँ कि ये मेरी पहली पिक है, ये मेरी सेकंड पिक है, ये मेरी थर्ड पिक है। अगर 2 बार x आए ना, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि पहली वाली में x ना आए, बाकी 2 में x आ जाए। पहली वाली में x आए, दूसरी वाली में x ना आए,
तीसरी वाली में आ जाए, पहली वाली में आए, दूसरी वाली में आए, तीसरी वाली में ना आए। और कोई पॉसिबिलिटी है सोचो? नहीं है और कोई पॉसिबिलिटी, क्योंकि जब 2 की बात कर रहे हैं ना तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन बनता नहीं है। मैंने 2 और 3 कर लिया, 1 और 3 कर लिया, 1 और 2 कर लिया, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है कि मेरे पास जैसे सिर्फ 3 पिक्स में से 2 बार एक्स आ रहा हो। तो अब मुझे इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ अलग अलग निकाल के शो करनी है। तो आओ ज़रा, पहले वाली केस में क्या है कि फ़र्स्ट पिक मेरी गलत निकली, तो वो हो जाएगा 5/6। बाकी 2 में एक्स आ गया तो 1/6 और 1/6 प्लस सेकंड क्या है, फर्स्ट पिक सही निकली 1/6, सेकंड पिक गलत हो गई 5/6, थर्ड पिक सही हो गई 1/6। फिर लास्टली आखिरी केस जिसमें मेरे पास फर्स्ट और सेकंड सही हुई हैं, थर्ड वाली गलत हो गई। तो ये मेरा बन जाएगा इन टोटल ये बनेगा 5/72। लेकिन अपने आप के लिए थोड़ा इजी करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पे, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि सारे डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ सेम आ रही हों, तो सेम करने के लिए मैं इसको ज़रा मल्टीप्लाई करता हूँ 3/3 से, जिससे मेरे फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, सिर्फ मेरा डिनोमिनेटर 216 हो जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 15/216। मैं उसको यहाँ लिख लेता हूँ। अब देखो, लास्ट वैल्यू निकालने के लिए जो है ना, मैंने अब इतनी लंबी वर्किंग अगर मैंने 1 के लिए की ना, तो कितने देखो मल्टीपल ऑप्शंस बन जाएंगे कि ये सही है, ये 2 गलत हैं, मेरे पास ये 2 गलत हैं, ये सही है, या फिर ये 2 गलत हैं और ये सही है। उसकी भी ख्वारी हो सकती है, लेकिन उससे बेहतर ऑल्टरनेटिव मेरे पास ये मौजूद है कि मैं 1, 2, 3 निकाल चुका हूँ। इन सब की प्रोबेबिलिटी, द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 1। हमें पता है ये बात। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूँ और फिर माइनस कर दूँ 1 से, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये बनता है मेरे पास, अब देखो ऐड करने में भी आसानी होगी क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो 1 + 15 + 125, ये आ गया 141। तो मैं कर दूँ बस 216 - 141, तो मेरे पास वैल्यू आती है 75। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 की वैल्यू होगी 75 / 216। ये मेरा टेबल कंप्लीट हो गया। ये बात समझ में आती है? ऐसे बनेगा आपका टेबल। अब ऑब्वियसली क्वेश्चंस कभी कभी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे तो उसमें वो तरीका चेंज होगा, लेकिन बेसिक कहानी यही है। अब ज़रा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देख लो। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि जब भी एक मिसिंग वैल्यू निकालनी हो तो वो ऐसे निकल जाएगी कि टोटल, इन सब का टोटल हमेशा 1 आना चाहिए। ये तो वो वाली बात हो गई। अब तुमसे वो क्वेश्चंस में कुछ चीज़ें निकलवा सकता है। पहली चीज़ वो क्या निकलवा सकता है? वो निकलवा सकता है कि मीन की वैल्यू। मीन आपका दरअसल निकलता है, जो मीन जो होता है ना आपका, वो असल में वो आपको क्वेश्चन में मीन नहीं बोलेगा, वो बोलेगा फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। और उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि सम ऑफ एक्स पी। क्या मतलब इस बात का? अभी क्वेश्चन में करके दिखाते हैं। और वेरिएंस मांगेगा आपसे, तो उसका फॉर्मूला है सम ऑफ x² p माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर। तो आओ ज़रा देखो इसको। हमने अभी ये वैल्यूज़ यहाँ निकाली हैं, तो इन्हीं को एज इट इज़ कॉपी कर लेते नीचे। मेरे पास ये आ जाएगा 125/216। 1 आया था हमारे पास 75/216, 2 पे आया है 15/216 और 3 पे आया था हमारे पास 1/216। कह रहा है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, या फिर मीन, या फिर वो ई ऑफ एक्स भी कह सकता है। तो वो निकालने के लिए मुझे देखना है कि मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक्स पी। मुझे x की वैल्यूज़ को p से मल्टीप्लाई करवाना है और उसका सम लेना है, जैसे हम लोग अपने चैप्टर 1 में करते थे डाटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर। तो मैं यहाँ पे कॉलम बनाता हूँ एक्स पी का। इसमें अब मैं क्या रखूँगा? मैं x की इस वैल्यू को p की इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा और अपने पास ऊपर लिख लूँगा। तो मेरे पास एक्स पी आ जाएगा यहाँ पे 0, ये आ जाएगा मेरे पास 75/216, ये आ जाएगी मेरे पास 30/216,
और 3 पे आ जाएगा मेरे पास 3/216। ज़रा मैं इसकी पोजीशंस थोड़ी आगे पीछे कर लूँ। ये सब निकाल लिया। अब देखो फॉर्मूला क्या था एक्सपेक्टेड वैल्यू का। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला था सम ऑफ एक्स पी, यानी कि पी एक्स कह लो एक्स पी कह लो, दोनों चलेगा, एक ही बात है। तो वो सम कैसा आएगा, एक्स पी की वैल्यूज मेरे पास ये थी सारी, तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ तुम्हारे पास आएंगी 0 + 75/216 + 30/216 + 3/216। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल के जो आती है ना आपके पास, वो आती है 0.5। ये इसका टोटल आ रहा है। अब यही काम अगर हम ट्राई करें अपने वेरिएंस के लिए, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, वेरिएंस का फॉर्मूला है x² p माइनस EX का होल स्क्वायर। तो मुझे इसके लिए x² p का भी टेबल बनाना पड़ेगा, तो आप वो नीचे बना लेते हैं। x² p के लिए सबसे पहले मैं अलग से एक बार x² भी निकाल लूँ, 0.149। अब मैं इसको p से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये 0 आएगा, ये 75/216 ही रहेगा, ये मेरे पास आ जाएगा 60/216, और आखिरी वाला मेरे पास आ जाएगा 9/216। अब अगर मैं वेरिएंस निकालने के लिए जाऊंगा तो मैं वहाँ पे अपना फॉर्मूला इनपुट करूँगा, वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू सम ऑफ x² p माइनस e ऑफ x का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ मेरे पास निकलेंगी, हाँ ये रही। तो ये आ जाएगा 75/216 + 60/216 + 9/216। इस पूरे को मैं ऐड करूँगा और इसमें से मैं माइनस कर दूँगा 0.5 का स्क्वायर। तो मेरे पास वेरिएंस की वैल्यू जो आएगी वो बन जाएगी हमारा, ये कैलकुलेट हो जाएगा 2/3 माइनस हाफ का स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा 5/12। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है ये। अब देखो तुम लोग यहाँ पे एक और काम ये भी कर सकते हो कि बजाय इसके अगर तुम कैलकुलेशन भी पूरी यहाँ करके दिखाओ, तुम अपने टेबल के साथ भी कैलकुलेशन कर सकते हो, जो तुम लोग अपने चैप्टर 1 में करते हो एफ ऑफ एक्स वगैरह के लिए, fx² के लिए। ये जो करते हो ना कि तुम यहाँ पे शो कर दिया एंड में सम ऑफ एक्स पी, ये आ गया आपके पास 0.5। आपने यहाँ पे शो कर दिया अपना सम ऑफ x² p, ये आ गया आपका 2/3। तो ये काम तुम यहाँ पे भी कर सकते हो, और फिर तुम्हें फिर ऑब्वियसली ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम एज इट इज़ ये स्टेप लिखोगे अपना और काम चला लोगे। सही है।